तो नमस्कार दोस्तों, आ जाइए। क्या हाल चाल है। आज पढ़ेंगे यूनिट 6 त्रिभुज के नाम से, जो कक्षा 10 एमपी बोर्ड की आपकी परीक्षा होने वाली है मार्च 2023 में। आपको 11 मार्च का लगभग संभावित पेपर है, लगभग फिक्स है कि 11 मार्च को होना है। तो कैसी चल रही है आपकी तैयारी? उम्मीद है कि अच्छी ही चल रही होगी। बाकी सभी सब्जेक्ट भी आप पढ़ते जा रहे होंगे। और ये आपकी जो सीरीज चल रही है, 5 प्रश्न हर दिन और 30 दिन तक लगातार 150 प्रश्न महत्वपूर्ण कराए जाएंगे आपको, जिनको आप हल करके परीक्षा में अपना अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आ जाइए दोस्तों, यूनिट 6 जिसका नाम है त्रिभुज। इस यूनिट में त्रिभुजों के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा विस्तार देख लें इसमें। ये यूनिट कुल 5 अंक की है। इसमें से 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों, जिसमें से एक एक अंक के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे तथा 2 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाएगा। इस प्रकार कुल 5 अंक हुई। जो 2 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा वो आपके पेपर में प्रश्न क्रमांक 13 होगा। ठीक है दोस्तों, तो आ जाइए आगे बढ़ते हैं और अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। त्रिभुजों के बारे में 2-3 बातें बेसिक से पहले जान लें। त्रिभुज क्या होता है? तीन रेखाखंडों से घिरी हुई एक समतल आकृति, बंद आकृति। तीन रेखाखंडों से घिरी एक सरल बंद आकृति या ज्यामितीय आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक, कोई 3 रेखाखंडों से सरल बंद आकृति जिसे त्रिभुज कहते हैं, तथा इस चिन्ह से, ये 3 फुट का ये है त्रिभुज, इससे चिन्ह से व्यक्त करते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, ये 3 कहीं भी त्रिभुज बना हुआ है तो देखिए 3 भुजाएं हो गई, 1 2 3, और ये आकृति बंद है। ये भुजाएं मतलब रेखाखंड है 3, एक ये, एक ये, एक ये। तो ये होता है अपना त्रिभुज। ठीक, अब पढ़ेंगे समरूप त्रिभुज क्या होता है। समरूप त्रिभुज, ये आपको परिभाषा में पूछा जा सकता है। समरूप त्रिभुज, दो ऐसे त्रिभुज समरूप कहलाएंगे यदि उनके संगत कोण बराबर हों। संगत कोण बराबर हों, नंबर 1, तथा संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हों। एक ही अनुपात में हों। कैसे? जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज बना हुआ ये, और एक त्रिभुज बना हुआ ये है ए बी सी, और ये है पी क्यू आर। त्रिभुज छोटा है तो छोटा कोण, बड़ा है तो बड़ा कोण, इससे तो कोई संबंध नहीं है। मान लीजिए ये इसका 40 डिग्री कोण है, ये 70 डिग्री है, कुछ भी मान लीजिए, 50 मान लीजिए, 70, 5 7 12, तो ये कितना बचा? 60 डिग्री। कुल टोटल 180 होना चाहिए ना तीनों का, तो ये हो गया। तो इसके कोण भी यही हो, ये 70 डिग्री हो, ये हो अपना 50 डिग्री, और ये हो 60 डिग्री। तथा भुजाएं मान लीजिए इसकी लंबाई 2 है, इसकी लंबाई ए मान लीजिए, इसकी बी, इसकी सी। ऐसे इसकी लंबाई मान लीजिए, लंबाई कुछ ना माने अभी, केवल मान लेंगे ये लंबाई दी गई। तो ये कोण इनके जो 3 हैं, तो कोण तो बराबर हो ही। समरूप त्रिभुज होने के लिए क्या होना चाहिए? संगत कोण बराबर हो। इससे ए कोण है तो 50 डिग्री, तो ये 50 डिग्री। ये बी कोण है तो बी 70 डिग्री। ये 60 है तो ये 60 डिग्री। साथ ही इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर हो, जैसे ए बी बटे पी क्यू बराबर होना चाहिए बी सी बटे क्यू आर।
बराबर होना चाहिए ये AC, इस त्रिभुज AC बटे ये PR, इन तीनों का मान भी बराबर होना चाहिए, तो ये त्रिभुज समरूप कहलाते हैं। मतलब इनके संगत कोण बराबर हों। त्रिभुज अगर इसको नाम दिया जाए ABC, त्रिभुज ABC, और इसको त्रिभुज PQR नाम दिया जाए, तो कोण A मतलब कोण P बराबर हो, कोण B कोण Q के बराबर हो, कोण C कोण R के बराबर हो, तथा भुजाओं का अनुपात मतलब इस भुजा का अनुपात इसके बराबर, ये भुजा बटे ये भुजा बराबर, ये भुजा बटे ये भुजा बराबर, ये भुजा बटे ये भुजा हो, तो ये कौन से त्रिभुज कहलाते हैं? समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। देख लीजिए दोस्तों, तो ये दोस्तों आपने देख लिया। अब इसमें एक पढ़ते हैं हम प्रमेय है जिसका नाम है थेल्स प्रमेय। इसी का नाम है आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। इनमें से किसी भी नाम से आप जान सकते हैं, इस नाम से आ सकती है, इस नाम से आ सकती है, इस नाम से, किसी भी नाम से आ सकती है। ये एक त्रिभुज के लिए होती है, ये प्रमेय त्रिभुज के लिए बनाई गई थी। मान लीजिए कोई भी एक त्रिभुज है, ये ABC एक त्रिभुज है, इसका केवल कथन बताऊंगा मैं और चित्र बना के आपको, 2 नंबर में तो इतना ही आ सकता है, कथन आएगा और चित्र बना के आप दिखा देना। तो इसका कथन क्या होता है? किसी त्रिभुज में मान लीजिए त्रिभुज है, किसी एक भुजा के समांतर, किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को, परिभाषा को थोड़ा सरल बना रहा हूँ बिल्कुल, अन्य दो भुजाओं को, मान लीजिए दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग बिंदुओं पर, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हुए मतलब काटते हुए, किसी एक त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हुए एक रेखा खींची जाए, तो ये दोनों भुजाएं, तो ये दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। कैसे? किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा, मान लीजिए ABC एक त्रिभुज है, इसमें BC भुजा के समांतर एक रेखा खींच दी अपन ने, ये मान लीजिए क्या खींच दी, DE नाम दे दिया इस रेखा को, DE, इसके समांतर खींच दी है, यहाँ दो काट रही है, इसको यहाँ पर काट रही है, यहाँ पर काट रही है। देखो किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर, तो ये त्रिभुज है ABC, इसमें इस BC भुजा के समांतर एक DE रेखा खींच, समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, भिन्न भिन्न बिंदु मतलब एक बिंदु ये, एक ये, इन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हुए, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यहाँ से आगे बढ़ाएंगे तो ये काटती हुई चली जाएगी, करते हुए एक रेखा खींची जाए, एक रेखा खींच दी है DE, तो ये दोनों भुजाओं को, तो ये दोनों भुजाएं कौन सी, ये AB और AC,
भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती। समान अनुपात कैसे? ये दो भागों में काट रही है ना, बांट रही है ना, ये भाग और ये भाग, ऐसे इसको दो भागों में, ये भाग और ये भाग। तो क्या करती है ये ए डी, इतना ऐसा ए डी बटे डी बी बराबर इधर ए ई, यहाँ तक का हिस्सा ए ई बटे ई सी, ये होता है थेल्स प्रमेय। इसी को आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय या आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय के नाम से पूछा जा सकता है। तो आप ये कथन लिख देना, आप ये चित्र बना देना और ये बना देना, आपको 2 अंक प्राप्त हो जाएंगे, 2 या 1.5 अंक मिल जाएगा। फिर से पढ़िए, किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर, एक त्रिभुज बना लिए ए बी सी, इसमें एक भुजा के समांतर मान लीजिए बी सी के समांतर ये डी ई एक रेखा खींची जो इन दोनों रेखाओं को 2 अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, काट रही है, मतलब यहाँ और यहाँ तो खींची जाए। तो ये दोनों भुजाओं कौन सी, ये दो बची, 2 भुजाएं, ये भुजा और ये भुजा, इनको भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। मतलब समान अनुपात कैसे? ये ऊपर वाली इससे का अनुपात बटे ये और बराबर में ये बटे ये, तो ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, ये हो जाएगा समान अनुपात में विभाजित। ये हो गई थेल्स प्रमेय, आपके थेल्स प्रमेय के नाम से आ सकती है, या आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय के नाम से, या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के नाम से आ सकती है। तो ये आप कथन लिख देना, ये चित्र बना देना, ये इतना लिख देना, ये आपका पूरा होता है प्रश्न। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसी पे बेस्ड और क्वेश्चन कराएंगे आगे सॉल्व। इसकी हमें अभी जरूरत पड़ेगी, तो ये लिखा रहने देते हैं, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, जिससे बार बार ना लिखना पड़े। तो अगला प्रश्न है आपका, क्वेश्चन नंबर है आपकी प्रश्नावली 6.2 का पहला प्रश्न है। ये 6.2 का पहला प्रश्न है, ठीक। आप किताब में देख लेना, मैं क्वेश्चन बोलता हूँ। एक आकृति दी गई है, जिस आकृति में डी ई समांतर है बी सी, ये समांतर का चिन्ह होता है दोस्तों, डी ई समांतर है बी सी है, तो ये तो प्रमेय लिखी थी, तो ए सी ज्ञात कीजिए। एक चित्र दिया गया आपको, क्वेश्चन में चित्र बना के दिया जाएगा, जिसमें ये त्रिभुज है ए बी सी, ऐसा आपको क्वेश्चन में बना हुआ आएगा। ये है, इसको डी और ई कर लिया। ये दे दिया है 1.5 सेंटीमीटर, ये दे दिया है 3 सेंटीमीटर, और ये दे दिया है 1 सेंटीमीटर। तो ये ई सी ज्ञात करने का बोला है, इसका मान ज्ञात, चाहे ए सी ज्ञात करवाए तो ए सी भी ज्ञात कर लेंगे, या फिर ई सी का भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ई सी या ए सी दोनों ज्ञात कर लेंगे। देखिए कैसे करेंगे, हल करेंगे। हल दिया है त्रिभुज ए बी सी में, ये आपको दिया गया है ए बी सी में, क्या दिया गया है, डी ई समांतर, ये डी ई, ये भुजा इस भुजा के समांतर है, बी सी दिया है ये, तो ये थेल्स प्रमेय लग रही है, सीधी सी बात है दोस्तों। देखिए यही क्वेश्चन है सेम, जिसमें मान दे दिए हैं और मान ज्ञात करना है। तो ये दे दिया गया है, तब ये लिख दें आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय से थेल्स प्रमेय क्या कहती है, ये बटे ये बराबर ये बटे ये, तो ए डी बटे डी बी, ये ए डी बटे डी बी, ए से डी तक की लंबाई बटे डी से बी तक की लंबाई बराबर होगी ए से ई तक की लंबाई ए ई बटे ई से सी तक की लंबाई ई सी। मान रख दीजिए ए डी का मान ये कितना दिया गया है 1.5 सेंटीमीटर, यहाँ नहीं लिखेंगे, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा इसलिए नहीं लिखेंगे, बटे डी बी का मान कितना दिया गया है 3 बराबर ए ई का मान कितना दिया गया है 1 बटे ई सी का मान, ई सी का मान ज्ञात ही करना है, यहाँ ई सी होगा क्वेश्चन में, ए सी भी पूछ सकता है, ई सी का मान रख लीजिए, ई सी बराबर, ई सी बना रहने दीजिए, ई सी बराबर ये 3 इधर 1 गुणा 3 पहुँच जाएगा, इसका गुणा 3 में हो जाएगा, बटे 1.5 नीचे आ जाएगा, ठीक है। नीचे से दशमलव अगर हटाते हैं तो ऊपर 0 आ जाता है,
तो यहाँ देख लीजिए EC बराबर क्या हो जाएगा, 30 में 1 का गुणा करेंगे तो 30 बटे में 15, ये दशमलव हट के जो जीरो आ गए ना 30 के पास, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 2 बटे 1 को 2 ही लिखेंगे, तो EC का मान कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में चल रही थी सभी, तो ये भी सेंटीमीटर में आ जाएगा, तो 2 सेंटीमीटर EC का। अगर कहीं AC पूरे का मान पूछ ले तो AC का भी निकाल सकते हैं, चूंकि AC बराबर AC कितना है, ये और ये मिलके AC बन रहा है, AE प्लस EC। AC बराबर क्या है AE प्लस EC। A से C तक की लंबाई पूछ रहे तो उसमें ये दोनों सम्मिलित A से E तक की प्लस E से C तक की, तो AC की लंबाई कितनी हो जाएगी, AE का मान कितना है 1 सेंटीमीटर प्लस EC का मान कितना आया 2 सेंटीमीटर, तो ये बराबर कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। तो AC का मान कितना हो गया 3 सेंटीमीटर और EC का पूछे तो 2 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए ये अपना आंसर है, समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से रोक के देख लेना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। इस पर मेरे को लिखा रहने देंगे, इस पर बेस्ड क्वेश्चन है तो आगे बढ़ते चलेंगे और करते चलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 है अपना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, यदि त्रिभुज PQR की भुजाओं, ये आपके प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन 2 का पहला है दोस्तों। ठीक, आप अपनी किताब में देख लेना, मैं पढ़ देता हूँ यहाँ क्लास में, क्योंकि लिखेंगे तो टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। यदि किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ तथा PR पर बिंदु E तथा F क्रमशः स्थित हैं, क्रमशः का मतलब है कि देख लीजिए एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है PQR है, इसको नाम दिया है PQR। त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ तथा PR, PQ भुजा ये है तथा PR पर बिंदु E, क्रमशः का मतलब E बिंदु यहाँ पर है और F बिंदु यहाँ पर है, तो ये एक रेखा बना दी स्थित है। तथा इनमें दिया गया है PE का मान दिया गया 3.9 सेंटीमीटर और EQ का मान दिया गया 3 सेंटीमीटर और PF का मान दिया गया 3.6 सेंटीमीटर तथा FR का मान दिया गया 2.4 सेंटीमीटर, ये दिया गया है दोस्तों। ठीक, अब पूछ रहा है तो बताइए क्या EF समांतर QR है। ऐसी एक आकृति दी गई क्वेश्चन में और मान दिया गया है, ये PE का मान दिया गया है 3.9, इसका ये लिख लीजिए 3.9 सेंटीमीटर, EQ का मान दिया गया है 3 सेंटीमीटर, PF का मान दिया गया है 3.6 सेंटीमीटर और FR का मान दिया गया है 2.4 सेंटीमीटर, ये मान दिए गए हैं। तो पूछ रहा है क्या ये EF समांतर QR है, EF समांतर QR है, तो हम पहले मान निकालेंगे, इसका निकालेंगे PE बटे EQ। समांतर होने के लिए कंडीशन क्या है दोस्तों, समांतर होने के लिए कंडीशन क्या है, ये समांतर ये हो, तो पहले हम मान निकालेंगे PE बटे EQ का मान निकालेंगे। PE बटे EQ का मान क्या हो जाएगा 3.9 बटे ये 3, ठीक है, ये दशमलव हटेगा तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, तो कितना आया 39 बटे 30, इसको 3 से काट लेंगे, 3 धाम 30, 3 13 39, तो कितना हो गया 13 बटे 10। तो यहाँ से PE बटे EQ का मान कितना हो गया 13 बटे 10। ठीक है दोस्तों, अब इसका मान निकालेंगे PF बटे FR का, PF बटे FR, PF का मान 3.6 बटे FR का मान 2.4, इस दशमलव से ये दशमलव हट गया तो कितना बचा 36 बटे 24, इसको 12 से काटते हैं तो 12 दूनी 24, 12 3 36, तो कितना बटा 3 बटे 2, तो PF बटे FR का मान बचा 3 बटे 2। अब क्या ये मान समान है दोस्तों, नहीं है ना, PE बटे EQ, ये बटे ये और ये बटे ये मान आपस में बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये रेखाएं ये
समांतर नहीं होंगी। थेल्स प्रमेय क्या कहती है कि ये समांतर होंगी तो ये बटे ये बराबर होगा ये बटे ये। ठीक, तो क्या करेंगे इसको, चूंकि पीई बटे यहां से पीई बटे ई क्यू बराबर नहीं है किसके, पी एफ बटे एफ आर, इसलिए ई एफ क्यू आर के समांतर नहीं है, नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगर ये बटे ये बराबर ये बटे ये हो जाता, पीई बटे ई क्यू बराबर हो जाता पी एफ बटे एफ आर के, तो ये दोनों समांतर हो जाती इस प्रमेय से। ये बटे ये बराबर ये बटे ये हो जाता तो ये और ये समांतर हो जाती, लेकिन ये बराबर नहीं हुआ। ये बटे ये का मान कितना आ रहा है 13/10 और पी एफ बटे एफ आर का मान कितना आ रहा है 3/2, तो ये तो मान अलग अलग है, तो मतलब ये मान बराबर नहीं है, तो ये रेखाएं ई एफ और क्यू आर समांतर नहीं होंगी। तो आ जाइए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं, इसको देख लीजिए। अब है अगला आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है आपका, ये आपकी प्रश्नावली 6.5 का प्रश्न क्रमांक 5 है। त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC तथा AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है। तो सिद्ध करो कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। ये दिया गया है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC, मतलब ये कोई दो भुजाएं उसमें बराबर दे दी गई हैं, तो एक त्रिभुज बना लीजिए समकोण त्रिभुज। पाइथागोरस प्रमेय से आधारित है, अभी पाइथागोरस प्रमेय आपको बताया जाएगा थोड़ी देर में। AC बराबर BC, तो भुजाएं ये बराबर हैं, तो ACB, इस त्रिभुज को मान लिया ABC। ठीक, और क्या दिया गया है, तथा AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर दिया गया है। ये दिया गया है और ये दिया गया है, तो दिया है AC बराबर BC, तो अपन ने त्रिभुज बना लिया। ठीक, ये समकोण पहले से नहीं दिया गया, ये तो सिद्ध करना है कि समकोण त्रिभुज है कि नहीं। AB बराबर 2AC स्क्वायर दिया गया, ठीक है। दिया है त्रिभुज ABC में, दिया यहाँ ऐसे लिखना, त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC में क्या दिया गया, AC बराबर BC, मतलब AC और BC अपन ने बराबर भुजाएं खींच ली। ठीक, और क्या दिया गया है, AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। अब इसको आगे बढ़ते जाएं, करते जाएंगे, तब AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर को दो बार लिख सकते हैं, AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो आप जानते हैं कि दो बार लिखी कोई, जैसे 2A लिखा है कोई चीज तो A प्लस A तो लिख सकते हैं ना उसको दो बार तोड़ के, तो जैसे 2AC स्क्वायर लिखा है तो उसको AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर दो बार लिख सकते हैं। ये AC एक भुजा का स्क्वायर है, ये नहीं मानना कि A का नहीं है C का स्क्वायर है, नहीं, ये भुजा का नाम है एक AC, ये वाली भुजा। अब ये एक AC की जगह क्या रख सकते हैं, चूंकि AC बराबर BC है तो AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ कोष्ठक में लिख देना चूंकि AC बराबर है BC। यहाँ दोनों जगह इसलिए नहीं रख रहे क्योंकि एक का मान रखने से अपना काम बन जाएगा, इस त्रिभुज की दोनों भुजाएं आ जाएंगी AC और BC, इसलिए एक AC की जगह अपन ने BC रख लिया, क्योंकि AC बराबर BC दोनों जगह कहीं भी रख सकते, लेकिन अपन को एक जगह इसलिए रखना है कि एक जगह रखने से अपना काम बन रहा है, दूसरी भुजा भी नाप में आ रही है, तो AB स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ से देखिए, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय अपनी कहती है कि किसी समकोण त्रिभुज में, पाइथागोरस प्रमेय कहती है किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग
कर्ण का वर्ग समकोण त्रिभुज, मान लीजिए ये कोई समकोण त्रिभुज, इसमें कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, ये पाइथागोरस प्रमेय कहती है। तो इसका उल्टा क्या हुआ कि अगर कोई दो भुजाओं के वर्गों का योगफल, दो भुजाओं के वर्गों का योगफल किसी तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो ये कौन सा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, विलोम मतलब उल्टा, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि अगर किसी समकोण त्रिभुज अगर समकोण है तो उसमें कर्ण, समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं, तो कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, ये कहती है पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय का उल्टा लग रहा है। उल्टा क्या लग रहा है? उल्टा नियम ये लग रहा है कि अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों का योगफल, ये भुजा और ये का वर्ग, ए सी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग, योगफल इन दोनों का वर्गों का योगफल तीसरी भुजा मतलब ए बी के वर्ग के बराबर हो रहा है, तो ये कैसा त्रिभुज होना चाहिए? समकोण त्रिभुज होना चाहिए। तो यहाँ लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के, एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। ठीक, तो देखिए ए बी ये भुजा का वर्ग है, इन दो के वर्गों का योगफल है, तो दोनों भुजाओं के बीच का बनने वाला कोण आता है त्रिभुज ए बी सी का कोण सी समकोण होगा। अर्थात पूछा क्या था? यही पूछा था त्रिभुज ए सी बी, या इसको ए बी सी नाम भी दे सकते हैं, ए बी सी, क्वेश्चन में ए बी सी कहा तो ए बी सी लिख ली। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण कौन सा समकोण है? जिसका कोण सी, क्योंकि ये वाली भुजा है ना, इसके सामने वाला ये एक भुजा ये है, इन दोनों के वर्गों के योगफल के बराबर है इसका वर्ग, तो ये जो बड़ी वाली भुजा है उसके सामने वाला कोण समकोण होता है, तो जिसका कोण सी समकोण है, समकोण है। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है त्रिभुज ए बी सी, मैंने पहले से प्रश्न लिख रखा है वीडियो ग्रुप पर। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, ये कोई दो त्रिभुज दिए गए हैं जो समरूप है, ये समरूप का चिन्ह है, और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मतलब दो त्रिभुज हैं जो कि समरूप हैं, जिनमें से एक का क्षेत्रफल दिया गया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरे का दिया गया है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों, दो त्रिभुज बना लेते हैं, एक छोटा एक बड़ा होगा क्योंकि क्षेत्रफल ज़्यादा है, कम ज़्यादा है। तो ये है ए बी सी त्रिभुज है, और ये डी ई एफ त्रिभुज है। इसका क्षेत्रफल मान लीजिए 64 है और इसका 121 है, ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर में है ये क्षेत्रफल। बोल रहा है समरूप त्रिभुज हैं ये, और क्षेत्रफल ये और ये दिए गए हैं, तो बी सी का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? बी सी का। ये एक भुजा बी सी का तो दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू डी ई एफ, डी ई एफ। अब समरूप त्रिभुजों में दोस्तों एक संबंध होता है, क्या संबंध होता है कि त्रिभुजों के, इसकी मैं लिख देता हूं, दो समरूप, ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइम में पूछा जा सकता है किसी में, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उन त्रिभुजों की संगत भुजा का मतलब होता है ये भुजा इसके संगत है, ये इसके और ये वाली इसके,
संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इसको ऐसे लिख सकते हो, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उन त्रिभुज की संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, या ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, उन त्रिभुज की संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है। बात एक ही है, अनुपात करके वर्ग कर लो या पहले वर्ग करके अनुपात कर लो। तो कैसे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्र को क्षेत्रफल बराबर क्या कह रहा है, AB बटे DE इसका वर्ग बराबर इस भुजा BC बटे इसके संगत भुजा कौन सी है, EF का वर्ग बराबर है AC बटे इसके AC की संगत भुजा कौन सी है, DF, तो DF का वर्ग। ये मिटा दें, ये यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि जो भाषा मैंने यहाँ लिखी है उसी को ये फॉर्मूले के रूप में लिखा है दोस्तों। त्रिभुज, दो त्रिभुज हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर, या संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। बात है कि अनुपात कर लो उसका वर्ग कर दो, या फिर पहले वर्ग कर लो AB का वर्ग, फिर उसका ये संगत भुजा है DE तो DE का वर्ग कर लो। तो अब देखिए मान किसका ज्ञात करना है, BC का, तो इसको ये तो तीनों के बराबर है, ये इसके बराबर भी है, ये इसके बराबर भी है, और ये इसके बराबर भी है। तो हमें किसका मान चाहिए, BC का मान चाहिए, तो ये वाला संबंध ले लेंगे, इसको इसके बराबर रख लेंगे। अतः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर, ये ले लो, ये वाली लाइन ले लो, BC बटे EF का वर्ग। इसका देखिए दोस्तों, इसका क्षेत्रफल कितना दिया गया, 64 बटे इसका 121 बराबर BC बटे EF। ठीक, इसमें और भी तो दिया गया कुछ, हाँ EF का मान दिया गया था ना, जबकि EF बराबर कितना दिया गया था मान, 15.4 सेंटीमीटर। EF ये मान भी दिया गया था 15.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए 64 इनका वर्ग है ना, कहाँ करें, आगे कर लेते हैं। ये है 64 बटे 121 बराबर BC बटे 15.4 इसका वर्ग कर लें, और इसको क्या लिख लें, चाहे तो इसका रूट कर लें, चाहे इसको 8 का बटे 11 इस पूरे का वर्ग लिख जाएंगे ना। ये 8 का वर्ग है और ये 11 का वर्ग है, तो 8 बटे 11 पूरे का वर्ग लिख लेंगे। यहाँ BC बटे 15.4 का वर्ग लिख लिया है, तो दोनों पक्षों का वर्गमूल कर देंगे, या ये से कहते हैं इस घात से ये घात कट गई, तो या ऐसे लिख दिए, दोनों पक्षों का, ये कई बात है, वर्गमूल करने पर दोनों पक्षों का वर्गमूल किया तो वर्ग ये हट जाएगा, तो 8 बटे 11 बराबर बचेगा BC बटे 15.4। 15.4 ही है ना, 15.4। हाँ, अब BC का मान ज्ञात करना है, तो इसके गुणा में पहुंच जाएगा, 8 गुणा 15.4 बटे 11 बराबर BC। ये दशमलव हटाएंगे तो ये 0 आ जाएगा, तो कितना बचा, आगे बढ़ जाएंगे, 8 गुणा 154 बटे 110 बराबर BC। देखिए दोस्तों 22 पंचे 110 होता है, 22 सत्ते 154 होता है, 7 का 8 में गुणा किया तो 7 अट्ठे 56 बटे 5 बराबर BC। 5 का भाग 56 में दे जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10,
तो 11.2 सेंटीमीटर हो जाएगा किसका मान, BC का। तो आता है BC बराबर 11.2 सेंटीमीटर, ये आ गया अपना मान। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए। तो ये थे समरूप त्रिभुज और थेल्स प्रमेय पर आधारित प्रश्न। उम्मीद है कि दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके बताइए कि कहाँ आपको कौन सा प्रश्न समझने में दिक्कत आ रही है। मैं तो अपनी पूरी कोशिश करता हूँ, फिर भी आप बताएंगे तो और सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है, तो मैं आपको और सरल तरीके से बताऊंगा। अपने कमेंट बॉक्स में अपने भाव व्यक्त करते रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाते रहिए, और जल्दी ही आपको इसकी दूसरी क्लास भी मिल जाएगी जिसमें शेष और 5 प्रश्न कराए जाएंगे। इस प्रकार से आपकी ये यूनिट त्रिभुज पूरी हो जाएगी। और अब अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों को भी बताइए, शेयर कीजिए और चैनल पर बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।